हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अरजीत कुमार एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल A1 पुलिस अकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। देखिए, हम कांग्रेस से संबंधित जो भी वीडियो था आज कल हमने इस पर चर्चा कर दिया था और लगभग जो कांग्रेस से संबंधित जो भी मूल क्वेश्चन बनता है वो सारे हमने पिछले 4-5 वीडियो में हम आपको निकाल कर दे दिए थे। ठीक है, आज हम प्रथम चरण में चलेंगे और प्रथम चरण में जितने क्वेश्चन बनते हैं कोशिश करेंगे आज सारे के सारे आपको निकाल कर दे दे, जो खास तौर से काफी इंपॉर्टेंट है और सारे के क्वेश्चन हम आपको निकाल कर देंगे। उसके बाद अगले चरण के तरफ हम अगले वीडियो में बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज के वीडियो से आप किसी भी एग्जाम में जाइएगा और इस वीडियो को देख करके हम उम्मीद करते हैं कि एक ना एक क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, तो आज देखिए, आज हम इसकी शुरुआत करते हैं और आज से हम प्रथम चरण में प्रवेश करते हैं। ठीक है, तो आज सबसे पहले हेडलाइन बनाइएगा प्रथम चरण। तो प्रथम चरण में सबसे पहली बात हम यहां देखिए, सबसे पहले हेडलाइन बनाइए प्रथम चरण। प्रथम चरण, ठीक है। अब प्रथम चरण में हेडलाइन बनाना है 1885 से 1905। 1885 से 1905। ठीक है, चलिए तो हम इसकी शुरुआत करते हैं और समझने का कोशिश करते हैं। एक एक प्रश्न को अच्छे से हम निकालते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, सबसे पहला प्रश्न बनता है कि प्रथम चरण को उदारवादी चरण कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, प्रथम चरण को उदारवादी चरण कहा जाता है। पहला प्रश्न यही बनता है कि प्रथम चरण को क्या कहा जाता है, तो उदारवादी चरण कहा जाता है। या कभी कभी देखिएगा कि इसी उदारवादी चरण को गांधीवादी चरण भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, कौन सा चरण? गांधीवादी चरण भी कहा जाता है। ठीक है, अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, उदारवादी चरण यहां देखिए कहा जाता है। अब उदारवादी चरण क्यों कहा जाता है, इसका कारण हम यहां लिखते हैं। सबसे पहला प्रश्न यही है, इसका हम क्या लिखते हैं? कारण लिखते हैं। कारण में सबसे पहला समझना होता है कि उदारवादी चरण क्यों कहा जाता है, इसका कारण क्या है। इसीलिए इसका कारण यही है कि जो 1885 से 1905 तक कांग्रेस ने जो भी कार्य किए उसमें किसी प्रकार की अकड़ की बात नहीं थी। सब अनुनय विनय, किसी न किसी समाचार पत्र के माध्यम से कोई न कोई रिक्वेस्ट करके, यानी कि अपनी मांग को रखे थे। तो कहने का अर्थ ये हुआ कि कांग्रेस, देखिए मैं यहां लिख रहा हूं क्यों कहा जाता है, इसका कारण क्या है कि कांग्रेस अपनी मांग को, बड़ा अच्छा सा प्रश्न है, कांग्रेस अपनी मांग को, बउआ कहता है कांग्रेस अपनी मांग को या तो किस किस माध्यम से, या समाचार पत्र के माध्यम से रखा। ध्यान रखिए, इसके फिर किसी प्रकार के घोषणा किया, इसके माध्यम से अपनी मांग रखा, या तो कह सकते हैं कि ये समाचार पत्र घोषणा हो गया, या तो फिर कह सकते हैं कि विनय पत्र, जिसको अनुनय विनय कहा जाता है, यानी रिक्वेस्ट पत्र डाल करके रिक्वेस्ट किया। तो ये सब देखिए, या फिर एक और आता है भाषण के माध्यम से अपना मांग रखा। हमारी बात समझ में आई? यानी कि कहने का अर्थ है कि इसमें लड़ झगड़ करके किसी बात का चर्चा नहीं किया गया। इसमें केवल किसी न किसी, जैसे देखिए क्या होता है ना कि कोई नेता कि कोई किसी को अपना मतलब डायरेक्ट किसी विधानसभा या थी में कहीं मांग नहीं रख सकता है, तो क्या करेगा? भाषण में बोलेगा उस बात को। तो इससे साबित होता है कि आखिर ये व्यक्ति क्या मांग कर रहा है। वैसे ही देखिए, कोई व्यक्ति यदि मांग रखता है, उसका सरकार बात नहीं सुन रहा है, तो क्या करता है? समाचार पत्र में अपना मांग छपवाते रहता है। तो सरकार जब सरकार के पास समाचार पत्र पहुंचता है तो सरकार उस पर क्या करती है? विचार करती है। उससे भी नहीं होता है तो आप क्या करते हैं? यदि आपका कोई बात सरकार में नहीं सुन रहा है तो आप आवेदन देते हैं। आवेदन का मतलब वही क्या हुआ? विनय पत्र, रिक्वेस्ट कर रहे हैं। हमारी बात समझ में आई? तो इसी प्रकार से कहता है कांग्रेस प्रथम चरण में अपनी मांग को क्या किया था? रखा था। हमारी बात समझ में आई? चलिए, तो ये आप समझ गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान रखिएगा। प्रथम चरण में कहता है बउआ कि मध्य वर्गीय, ये बड़ा अच्छा सा प्रश्न है, मध्य वर्गीय लोगों का वर्चस्व रहा, लोगों का वर्चस्व रहा। अब यहां से प्रश्न ये क्या है,
तो सबसे पहले ये तो ठीक है, समझना काफी आसान है कि मध्य वर्गीय लोगों का वर्चस्व रहा, लेकिन प्रश्न में ये समझना मुश्किल हो जाता है कि आखिर मध्य वर्गीय में कौन कौन थे उस समय जिनका कांग्रेस पर वर्चस्व रहा। हमारी बात समझ में आ रही है? तो देखिए हम लिखते हैं कि इसके अंतर्गत कौन कौन आता था। देखिए सबसे पहले कोई वकील था वो आता था, ठीक है, डॉक्टर आता था, इंजीनियर आता था, ध्यान रखिएगा, डॉक्टर, इंजीनियर, पत्रकार, ध्यान रखिएगा। यानी कि कहने का मेरा सामान्य अर्थ ये हुआ कि देखिए जो पढ़े लिखे लोग थे, यहां देखिए जे भी हम लिखे हैं व्यक्ति का, पोस्ट का, वो सब क्या है, यानी कि पहला प्रथम चरण में जो भी ये विनय कर रहे थे वो सब क्या थे, पढ़े लिखे। जैसे देखिए वकील है, निश्चित तौर से पढ़ा लिखा होता है, डॉक्टर है, पढ़ा लिखा होता है, इंजीनियर है, पत्रकार है, सब पढ़ा लिखा होता है। तो ये सब के सब किस वर्ग में थे, मध्यम वर्गीय में लोग थे, और यही सब का वर्चस्व प्रथम चरण में कांग्रेस पर रहा था। तो यहां से सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न यही निकलता है कि प्रथम चरण में किसका वर्चस्व था, तो मध्य वर्गीय लोगों का वर्चस्व था या मध्य वर्गीय लोगों का प्रभाव था। ठीक है, ये क्वेश्चन अच्छा बनता है। चलिए अब यहां से एक प्रश्न और आता है, किसका प्रभाव नहीं था, ये प्रश्न है। तो याद रखिएगा आम जनता का प्रभाव नहीं रहा था, ध्यान रखिएगा, प्रथम चरण में आम जनता का वर्चस्व नहीं रहा। कि दोनों प्रश्न बहुत बार पूछा गया है, वर्चस्व नहीं रहा। अब यहां से आप लोगों को लग रहा होगा कि ठीक है आम जनता का वर्चस्व नहीं रहा, तो आम जनता के अंतर्गत कौन कौन ऐसे व्यक्ति थे जिनका वर्चस्व नहीं रहा, क्योंकि मॉडरेट करेगा क्वेश्चन में, तो मॉडरेट करेगा तो यही सब का नाम दे देगा, इंजीनियर, डॉक्टर, वकील, किसान, मजदूर। अब पूछेगा कि निम्नलिखित में से किसका प्रभाव प्रथम चरण में था और किसका नहीं था। इस बात पर इस तरीका से क्वेश्चन पूछता है। तो आम जनता के अंतर्गत देखिए कौन कौन था, किसान था सबसे पहले, दूसरा क्या था, महिलाएं थी, दूसरा महिलाएं थी और मजदूर था, और कौन था, मजदूर था। तो ध्यान दीजिए अब यहां बात चल रही है 1885 में, समझिएगा। तो 1885 में बाबू यदि भारत को देखा जाए तो भारत में लगभग 80% लोग तो कृषि ही करते थे, कुछ लोग ही पढ़े लिखे थे, बाकी सब मजदूरी करते थे। हमारी बात समझ में आ रही है? तो ये लोगों का वर्चस्व प्रथम चरण में कांग्रेस पर नहीं रहा, यानी इन लोगों ने अपना बात नहीं उठाया, इन लोगों के बात मतलब असेंबली तक नहीं पहुंच पाया, आम जनता का बात नहीं पहुंच पाया। ठीक है, पहुंचा किसका, मध्यम वर्गीय लोगों का, जिसमें आते थे वकील, डॉक्टर, इंजीनियर, पत्रकार। नहीं पहुंचा किसका, तो आम जनता का, जिसमें कौन कौन शामिल था, किसान था, महिलाएं और मजदूर। इन लोगों का आवाज नहीं पहुंचता था। ठीक है, चलिए तो यहां तक उम्मीद है आप अच्छे ढंग से क्या समझ गए होंगे। चलिए अब यहां से आगे बढ़ते हैं और एक एक प्रश्न पर फिर से देखना शुरू करते हैं। इसमें देखिए एक प्रश्न और आता है कि इन्होंने अपनी मांग रखा था, ध्यान रखिएगा, अपनी मांग रखने के लिए, ध्यान रखिएगा, इन्होंने अपनी मांग रखने के लिए, कांग्रेस अपनी मांग रखने के लिए एक कहता है बहुआ भारतीय आर्थिक सुधार समिति का गठन किया गया था। प्रश्न ये है, ये बहुत अच्छा प्रश्न है और इसे बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। भारतीय सुधार समिति का गठन किया गया था, सुधार समिति का गठन किया गया। अब देखिए यहां से प्रश्न क्या आता है, ये बहुत बार तो डायरेक्ट ये पूछा गया कि भारतीय सुधार समिति का गठन कब किया गया था, प्रश्न ये है। तो यदि पूछ दे तिथि इसका कि भारतीय सुधार समिति का गठन कब किया गया था बउआ, तो ये किया गया था 1887 में, और 1887 में किया गया था। तो इसकी अध्यक्षता किसने किया था, जरूर कोई ना कोई तो इसकी अध्यक्षता होगा, अध्यक्ष होगा। तो बउआ इसकी अध्यक्षता कर रहे थे कौन, दादा भाई नेहरू। इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे, दादा भाई नेहरू जी। चलिए तो ये देखिए भारतीय सुधार, तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव को टाइप का क्वेश्चन ये बना कि भारतीय सुधार समिति का गठन कब हुआ, 1887 में, अध्यक्षता किसने किया, दादा भाई नेहरू जी ने। चलिए और देखिए जब दादा भाई नेहरू जी की बात आ गई तब प्रथम चरण में ही दादा भाई नेहरू जी ने धन निष्कासन का सिद्धांत दिए थे। याद रखिए धन निष्कासन का सिद्धांत दिए थे।
तो बहुत बार तो यही प्रश्न पूछा गया कि धन निष्कासन का सिद्धांत कौन दिए थे? दादा भाई नौरोजी ने दिए थे। ठीक है, और ये बात किस चरण की है? प्रथम चरण की। हालांकि इसका डिटेल्स ज्यादा आपको इकोनॉमिक्स में जाकर देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए तो ये पॉइंट नोट कीजिए और फिर हम आगे बढ़ते हैं और कुछ और पॉइंट्स को निकालेंगे। ठीक है, चलिए तो लिखना शुरू कीजिएगा। लिखिएगा, लिखिएगा प्रथम चरण को, पहले हेडलाइन बना लीजिएगा प्रथम चरण, उसके बाद लिखिएगा प्रथम चरण को उदारवादी चरण, प्रथम चरण को उदारवादी चरण अथवा गांधीवादी चरण भी कहा जाता है। प्रथम चरण को उदारवादी चरण अथवा गांधीवादी चरण भी कहा जाता है। गांधीवादी चरण भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए अब अगला पॉइंट भी लिखना प्रथम चरण को उदारवादी चरण, प्रथम चरण को उदारवादी चरण इसलिए कहा जाता है, प्रथम चरण को उदारवादी चरण इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस कार्यकाल में कांग्रेस ने अपनी मांग को समाचार पत्र फिर कॉमा दीजिए, घोषणा, विनय पत्र, भाषण आदि के माध्यम से रखा था। हो गया, चलिए अब अगला पॉइंट भी लिखिएगा प्रथम चरण में मध्यम वर्गीय लोगों का वर्चस्व रहा। प्रथम चरण में मध्यम वर्गीय लोगों का वर्चस्व रहा, जिसके अंतर्गत वकील, डॉक्टर, इंजीनियर, पत्रकार इत्यादि आते हैं। चलिए हो गया, अब आगे लिखिएगा स्वतंत्रता आंदोलन के प्रथम चरण में आम जनता का वर्चस्व नहीं रहा था। आम जनता का वर्चस्व नहीं रहा था, जिसके अंतर्गत मुख्य रूप से किसान, महिलाएं और मजदूर आते थे। ठीक है, चलिए ये हो गया। अगला पॉइंट भी लिखना कांग्रेस अपनी मांग को रखने के लिए
कांग्रेस अपनी मांग को रखने के लिए 1887 में कांग्रेस अपनी मांग को रखने के लिए 1887 में भारतीय सुधार समिति का गठन किया था। 1887 में भारतीय सुधार समिति का गठन किया था जिसकी अध्यक्षता जिसका अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी को बनाया गया था। जिसका अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी को बनाया गया था। जिसका अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी को बनाया गया था। चलिए हो गया। अब अगला पॉइंट लिखिएगा प्रथम चरण में ही दादा भाई नौरोजी ने धन निष्कासन का सिद्धांत दिए थे। प्रथम चरण में ही दादा भाई नौरोजी ने धन निष्कासन की सिद्धांत दिए थे। हो गया। चलिए अब देखिए यहां मुद्दा समझिएगा कि जब भारतीय सुधार समिति यानी कि इस समिति का मूल ही कार्य था कि भारत में कैसे सुधार लाना है, कांग्रेस के लोगों को कैसे मतलब कि कार्यकारिणी परिषद के अंतर्गत शामिल करना है, इन सभी कार्य के लिए ही भारतीय सुधार समिति का गठन 1887 में किया गया था। ठीक है। अब देखिए ये समिति क्या कर रहा था, ये जो भारतीय सुधार समिति बना, इस समिति कांग्रेस के लिए मांग रख रहा था। कहां जाकर? ब्रिटेन में, यानी कि वहां ब्रिटिश संसद में अपनी मांग को रख रहा था। तो इसका एक बड़ा अच्छा सा परिणाम आया। परिणाम क्या आया मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाहता हूँ, इसको थोड़ा सा गौर से देखिएगा। इसी का परिणाम था बाबू कि कांग्रेस के जब रिक्वेस्ट करना शुरू किया तब अंग्रेजों ने कहता है कि एक अधिनियम पारित किया जिसे कहा जाता है भारत शासन अधिनियम 1892, है ना। तब अब देखिए एक प्रश्न और यहां से बन जाता है कि भारत शासन अधिनियम 1892 आया तो भारतीयों के लिए क्या क्या सुधार हुआ, है ना। सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न यहीं पे बनता है। हालांकि ये प्रश्न आपको पॉलिटी में भी पढ़ने को मिलेगा, है ना। तो यहाँ पे देखिए फिर से मैं इस पर एक बार चर्चा कर देता हूँ। देखिए यहाँ से फिर एक बार हम लिखना शुरू करते हैं। इसमें बहुत सारे हम आपको पॉइंट निकाल कर देने वाले हैं। देखिए यहां से पहला प्रश्न तो ये निकला कि देखिए सबसे पहले कि उदारवादी नेताओं का, ध्यान रखिएगा, या उदारवादी नेताओं का जो जो रिक्वेस्ट कर रहा था उसका एक परिणाम आया। परिणाम क्या आया? ध्यान रखिएगा, परिणाम आया भारत शासन अधिनियम 1892, यानी ब्रिटिश संसद ने इनकी बात सुनी और एक अधिनियम लाया, भारत शासन अधिनियम 1892। ध्यान रखिएगा, भारत शासन अधिनियम 1892, है ना। चलिए अब प्रश्न ये आता है कि ठीक है उदारवादी नेताओं ने रिक्वेस्ट किया तो उसमें अंग्रेजों को लगा कि भारत में कुछ सुधार करना चाहिए। ठीक है, तो ये भारत शासन अधिनियम 1892 लाया गया। अब प्रश्न मन में ये उठ रहा है कि आखिर 1892 के अधिनियम में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लिए क्या सुधार किया गया। इसमें मूल रूप से 3 सुधार था। वो 3 सुधार क्या क्या था मैं बताता हूं। देखिए पहला सुधार क्या था कि यहां देखिए राजस्व और बजट पर, ध्यान रखिएगा, राजस्व और बजट पर बोलने का अधिकार प्राप्त हुआ। हमारी बात समझिए, बोलने का अधिकार प्राप्त हुआ। समझिएगा ये क्या कह रहा है। देखिए हम बताना चाहते हैं, कहता 1892 से पहले अंग्रेज भारत को जकड़ रखा था।
अब अंग्रेज भारत को जकड़ रखा था, तो यहां तक कि भारतीयों को अधिकार भी नहीं था कि वो अंग्रेज से पूछ सके कि ये धन निकाल करके कहां ले जा रहे हैं, ये हमारा धन है, ये सब बोलने का भी अधिकार नहीं था। दूसरी बात, बजट की बात आती है तो भाई भारतीयों के लिए क्या क्या बजट, जैसे देखिए आज भी बजट पेश होता है तो निश्चित तौर से है एक प्रकाशन में आता है कि किस क्षेत्र के लिए कितना पैसा दिया गया, किसके हित के लिए क्या कार्य किया जा रहा है, ये सब आता है। लेकिन उस समय क्या था कि अंग्रेज भारतीयों के लिए क्या बजट बना रहा है, इस पर ना तो कोई सवाल पूछ सकता था, ना ही बजट पर कोई बोल सकता था 1892 से पहले। अब कोई बोलने का भी अधिकार नहीं था। अब देखिए, जब बोलने का अधिकार नहीं था तो इस अधिनियम में कांग्रेस के लिए एक फायदा पहला मिला कि राजस्व और बजट पर इसको क्या मिला, बोलने का अधिकार मिला। यानी कि अब बोलचाल की भाषा से बोल सकता है कि हाँ मतलब कांग्रेस भारतीयों के लिए ये चीज और मिलना चाहिए, भारतीयों के लिए और कुछ मिलना चाहिए, इन सभी पर बहस करने का अधिकार क्या हुआ, प्राप्त हुआ। तो थोड़ा विस्तार हुआ। चलिए अब दूसरा क्या मिला, देखिए समझिएगा। अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत हुई। बड़ा अच्छा सा ये प्रश्न है। अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की क्या हुई, शुरुआत हुई। ध्यान रखिएगा, बड़ा अच्छा सा प्रश्न है। पहले अंग्रेज क्या करता था कि पहले अपने हिसाब से अधिकारी को मनोनीत कर दिया, तो उसमें प्रॉब्लम होता था भारतीयों को। अब यहां क्या कर दिया, अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली का शुरुआत किया। अब क्या हुआ कि भारतीय लोग भी अप्रत्यक्ष रूप से ही सही लेकिन चुन करके ब्रिटिश संसद में जा सकते थे और वहां बैठ करके बहस कर सकते थे। तो ये अधिकार मिला एक बहुत बड़ा। तो इससे क्वेश्चन तो सबसे ज्यादा बार यही आता है कि भारत में अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत कब हुई, तो 1892 में हुई। किस अधिनियम के साथ, तो भारत शासन अधिनियम 1892 के तहत। दूसरा प्रश्न ये भी आता है कि राजस्व और बजट पर बहस करने या बोलने का अधिकार कब मिला, था 1892 में मिला था, भारत शासन अधिनियम 1892। ठीक है। तीसरा एक और इसमें हुआ, कार्यकारिणी से प्रश्न पूछने का अधिकार मिला। ध्यान रखिएगा, कार्यकारिणी से प्रश्न पूछने का अधिकार मिला, प्रश्न पूछने का, ध्यान रखिएगा। अब यहां से देखिए, अब मैं आपको बताता हूं कि जैसे वर्तमान में देखा जाए तो जो भी सांसद या जो विधायक होता है, वो विधायक जैसे विधानसभा में बैठ गया तो वहां विधानसभा का मूल कार्यकारिणी विधानसभा अध्यक्ष होता है, तो निश्चित तौर से अध्यक्ष से तो प्रश्न पूछेगा ही। अभी तो वर्तमान में स्वतंत्र है, लेकिन पहले आपको 1892 से पहला ऐसा नहीं था, अंग्रेज से कोई प्रश्न नहीं पूछ सकता था, जो पारित कर दिया तो कर दिया। हमारी बात समझ में आ रही है, ये ऐसा नियम कितना कठोर था। लेकिन यहाँ देखिए, कार्यकारिणी से प्रश्न पूछने का अधिकार भारतीयों को क्या हो गया, प्राप्त हो गया। किसके तहत, भारत शासन अधिनियम 1892 के तहत। यानी कि ये जो उदारवादी नेता रिक्वेस्ट किया, तो इस रिक्वेस्ट का थोड़ा प्रभाव देखने को मिला और कांग्रेस के अधिकार में थोड़ा क्या हुआ, विस्तार हुआ। तो यही 3 विस्तार मूल रूप से हुआ था। हमारी बात समझ में आई, किसके तहत, भारत शासन अधिनियम 1892 के तहत। ठीक है। चलिए, तो इस पॉइंट को आप जल्दी सुना नोट कीजिएगा, लिखिएगा। उदारवादी नेताओं के रिक्वेस्ट पर, उदारवादी नेताओं के रिक्वेस्ट पर भारत शासन अधिनियम 1892 लाया गया। रिक्वेस्ट पर भारत शासन अधिनियम 1892 लाया गया। लाया गया, जिसके अंतर्गत कांग्रेस के कुछ अधिकारों में विस्तार किया गया। जिसके अंतर्गत कांग्रेस के कुछ अधिकारों में विस्तार किया गया, जिसका विवरण निम्न है। हो गया। चलिए, सबसे पहला हम लिखिएगा,
राजस्व और बजट पर बोलने का अधिकार प्राप्त हुआ। पहला लिखिएगा, राजस्व और बजट पर बोलने का अधिकार प्राप्त हुआ। राजस्व और बजट पर बोलने का अधिकार प्राप्त हुआ। हो गया। दूसरा में लिखिएगा, दूसरा में लिखिएगा, अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत हुई। अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत हुई। अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत हुई। और तीसरा में लिखिएगा, कार्यकारिणी से प्रश्न पूछने का अधिकार प्राप्त हुआ। कार्यकारिणी से प्रश्न पूछने का अधिकार प्राप्त हुआ। हो गया। चलिए, इसमें एक दो प्रश्न और आता है जिस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जो काफी अच्छा है। एक, लंदन में कांग्रेस जो अपना मांग रखता था, तो इस मांग के लिए लंदन में एक इंडिया नामक पत्रिका का भी संपादन किया था। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इंडिया नामक पत्रिका का संपादन। अब इसका संपादन कब किया गया था बउआ? तो इसका संपादन किया गया था 1890 में ही। कब किया गया था? 1890 में। एक और कहता है कि एक कमेटी भी बनाया गया था कि मतलब केवल भारत के से संबंधित विचारों को सुनने के लिए। उस कमेटी का बउआ नाम था ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया। ध्यान रखिएगा, एक और कमेटी बना था जिसका नाम था ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया। ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया, ध्यान रखिएगा। ये कमेटी बनाया गया था 1889 में। कब बनाया गया था? 1889 में। चलिए, ये दो पॉइंट और है, इसको भी लिख लीजिए, ठीक है? लिखिएगा, लिखना, कांग्रेस अपनी मांग से अवगत कराने के लिए, कांग्रेस अपनी मांग से अवगत कराने के लिए लंदन में इंडिया नामक पत्रिका, लंदन में इंडिया नामक पत्रिका का प्रकाशन 1890 में किया था। इंडिया नामक पत्रिका का प्रकाशन 1890 में किया था। 1890 में किया था। हो गया। चलिए, अब अगला पॉइंट में लिखिएगा, लिखिएगा, कांग्रेस के लिए समर्थन पाने के लिए, कांग्रेस के लिए समर्थन पाने के लिए ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया, समर्थन पाने के लिए ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया का गठन 1889 में किया गया था। ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया का गठन 1889 में किया गया था।